हेलो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हिंदी में अच्छे अंक आए तो आपको सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए जाते हैं। अगर आपने अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है तो आप ये 10 से 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर ले। आप यकीन मानो कि आप के अच्छे अंक से आप पास होने वाले हो अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं। ये 10 प्रश्न 12 प्रश्न आपका जो भी है इसको अच्छे से याद कर लेते हो तो ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि देखिए ये सब जो प्रश्न है ना आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपका 4 नंबर वाले प्रश्न में आता है। ठीक है, और यहीं से आपका 2 नंबर वाला प्रश्न भी बनता है, इसी से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनेगा। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा पहला प्रश्न कहता है कि सीता का चरित्र चित्रण करें। सीता का चरित्र चित्रण करें, शायद ये आपका क्वेश्चन जो है वो चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी। ठीक है ना, उसी से है। और हम लोग सभी चैप्टर का जो मुख्य है ना अब सब्जेक्टिव प्रश्न इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आने की संभावना है, सबसे ज़्यादा पूछा गया है, सिर्फ उसी को करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कहता है सीता का चरित्र चित्रण करें अपने शब्दों में। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। देखिए आंसर कैसे लिखना है आपको। देखिए आंसर करना है कि सीता इस कहानी का नायिका है, यानी कि प्रमुख पात्र है, जो स्वाभिमान, सहनशील और धैर्यवान तथा ममतामयी है। ठीक है, पति की मृत्यु के बाद उसने जो कुछ खाने को मिला है चुपचाप खा लेती है, जो इस बात पर आश्चर्य होता है कि कहने के तो माँ है लेकिन कोई हाल चाल तक नहीं पूछता। ठीक है, ये कहता है कि सीता जो है क्या है, तो एक स्वाभिमानी है, सहनशील है, उसके अंदर सहने की क्षमता है, धैर्य रखने की क्षमता है। ठीक है, उसके पति के मृत्यु के बाद वह मतलब कुछ खाने को नहीं मिलता, जो भी मिलता है चुपचाप खा लेती है। ठीक है ना, यही कह रहा है इसमें। और इस बात पर आश्चर्य होता है कि कहने को तो एक माँ है लेकिन कोई इसका हाल चाल तक नहीं पूछता। यह सोचकर उसका हृदय भर आता है, लेकिन किसी के समक्ष अपने दुख प्रकट नहीं करती, लेकिन फिर भी वो किसी के सामने अपना दुख को नहीं बताती है, किसी को नहीं बताती। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है कि वह हर अपमान को चुपचाप सह लेती है। कौन? सीता। परिवार के दूषित पर्यावरण को देखती है कि कहने को तो घर है, मतलब अपने जो घर का माहौल है, वातावरण है, वो बहुत दूषित है। ठीक है, कहने के तो वो लोग कहते हैं कि ये घर है, लेकिन यहीं लोग भी कहते हैं कि लेकिन लोगों की दृष्टि से मैं अच्छा खाता पीता घर का है, लेकिन यहाँ खाते पीते घर में भी खाने पीने को लेकर झगड़ा, एक पेट के लिए इतना झंझट है। ठीक है, लोग सुबह शाम गाय को रोटी डालते हैं, ठीक, गाय कुत्ते को रोटी डालते हैं, फिर भी मेरी एक ऐसा क्या है कि इन लोगों को हमेशा नए ढंग से सोचना पड़ता है। ठीक है, देखिए इसको अगर आप अच्छे से सुनते हैं ना तो मतलब कहानी सुने हुए तो आपको याद होगा, अपने मन से लिखना है। ठीक है, इसमें यह लिखना है कि यहाँ कहने का चाह रही है कि सीता जो क्या है तो अपना चुपचाप अपमान सह लेती है, परिवार के जो दूषित वातावरण है उसमें रहती है। लोग कहते हैं कि ये अच्छा खाते पीते घर से है, लेकिन उसको एक रोटी जो एक टाइम की जो रोटी मिलता है वो भी बड़े मुश्किल से मिलता है। ठीक ना, झगड़ा झंझट के अति से। ठीक है, तो ये है इसमें। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए इसमें कहता है कि इस प्रकार वह परिवार की हर उपेक्षा तथा घृणा को धैर्यपूर्वक सह लेती है, लेकिन 3 बेटे द्वारा महामारी खर्च के रुपये में 150 रुपये दिए जाने की बात सुनकर विदिग्ध हो जाती है तथा एक स्वाभिमानी की भांति स्वतंत्रतापूर्ण जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से वह घर को त्याग देती है। ठीक है, घर को छोड़कर चली जाती है। ये आपको लिखना था इसमें। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो एक बार अपने से पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न कहता है कि लेखक ने कहानी का शीर्ष नगर क्यों रखा। ये आपका नगर कहानी से है, इसका नाम नगर आखिर रखा क्यों। ठीक है, सतर्कता स्पष्ट करें। ठीक है, अपने शब्दों में इसका स्पष्ट करें कि लेखक ने कहानी का नाम शीर्षक जो है कहानी क्यों रखा। देखिए इसका आंसर कहता है कि कोई भी कहानीकार या लेखक अपने रचना का नामकरण देश, काल, पात्र, स्थिति और विषय तथा प्राकृतिक के आधार पर करते हैं। यानी कि कोई भी जो लेखक हैं वो अपना जो जैसे कोई फिल्म अगर बनाता है तो उसमें फिल्म अगर क्या चीज़ दिखाया गया है तो उसी के आधार पे उसका नाम भी रखता है। तो ठीक इसी इसमें कह रहा है कि कोई भी कहानीकार रचना जब करता है तो उसका नामकरण उसमें देश की पात्रता, उसकी स्थिति को देख के रखता है कि इसके अंदर स्थिति क्या हम लिख रहे हैं। ठीक है, नगर कहानी काशी सर्च नगरीय व्यवस्था के आधार पर रखा गया है। ठीक है, आज नगर सारी समस्या का केंद्र है, यही हर दुष्प्रवृत्ति का जन्म तथा विकास होता है, नगर का सुविधाएं युक्त होता है। ठीक है,
तो जितना भी दुष्ट प्रवृत्ति है ना, सबका जन्म कहाँ होता है, तो नगर में माना जाता है। ठीक है, समस्या का केंद्र कौन, नगर है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है कि जिस कारण ग्रामीण को अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ आना पड़ता है। देखिए नगर और ग्रामीण, यानी कि नगर में सब चीज़ का दुष्परिवार का जन्म होता है, और यहाँ कह रहा है कि ग्रामीण के लोग क्या करता है, तो अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मान लीजिए आपके गांव के लोग जाते होंगे शहर कमाने के लिए, तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ आते हैं, आना पड़ता है। किंतु यहाँ के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, शहर के लोग, भोली भाली साधारण आम जनता की उपेक्षा तथा शोषण करती है। जो गांव के लोग आते हैं, भोली भाली लोग, उसका शोषण करती है। कहानीकार ने मदुरै नगर के माध्यम से सारे नगरों की अवस्था या स्तर व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित किया है। ठीक है, यानी कि एक गांव को बताते हुए मदुरै नगर है, इसके रिलेटेड से सभी नगरों के बारे में ये बताने की कोशिश करता है कि उसका मानना है कि आज नगर सारे जुल्मों का अड्डा है। नगर जो क्या है, सारे जुल्म का अड्डा है। निहीर जनता शोषण एवं उपेक्षा की शिकार होती है, और यहीं पर क्या होता है, शोषण का शिकार होता है कौन, जनता। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, देखिए नेक्स्ट कहता है कि पपाती को नगर के अस्पताल में इलाज कराने ले जाती है। ठीक है, लेकिन वहाँ की आवश्यकता में भयभीत होकर पुत्र को लेकर वापस लौट जाती है। देखिए यहाँ पर एक आपका 2 नंबर वाला प्रश्न में पूछ सकता है कि पपाती यानी कि अस्पताल से क्यों लौट आई। ठीक है, तो आप ये 2 नंबर वाला प्रश्न पूछेगा तो उसमें ये वाला आप लाइन लिखिएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि नगर में पैसे वालों की पूछी होती है। नगर में, शहर में क्या होता है, जो इसके पास पैसा आता है उसी का पूछ होती है, यानी कि उसी को पूछते हैं लोग। वहाँ पैसे फेंको तमाशा देखो, यानी कि वाली बात चल रही है, यानी कि पैसे फेंको तमाशा देखो वाली बात चल रही है। जिसके पास पैसा नहीं है वह, उनके लिए कोई जगह नहीं है। कहानी का शीर्षक घटना का परिस्थिति के अनुकूल है, और इसीलिए इस कहानी का नाम नगर रखा था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है। विचार करें, माँ जो है वो मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है। देखिए आंसर इसका क्या है कि माँ अस्पताल को गौशाला का उपमा देती है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा कि माँ जी जो अस्पताल को किस चीज़ की उपमा देती है, यानी किसका रूप मानती है, तो गौशाला का। ठीक है, उनका मानना था कि जब माँ होकर वह अपनी संतान की सेवा नहीं कर सकती है तो अस्पताल वाले को क्या पड़ी है सेवा करने का। ठीक है, मंगू जो है यहाँ पर, ठीक है, मंगू जन्म से ही क्या है, पागल थी, और उसे ना तो पेशाब कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है इसका भी ख्याल नहीं रहता था, और ना ही कपड़े आदि का, यानी कैसे पहनना है नहीं पहनना उसको कुछ मतलब नहीं था। ठीक है, रात भर माँ उस पर ध्यान रखती थी। जब वो मतलब जो ठंडी में वगैरह ओढ़ते हैं, ठीक है, वस्त्र ओढ़ते हैं तो उसको हटाने पर फिर उसको ओढ़ा देती थी। अपने हाथ से मंगू को खाना भोजन यानी खिलाती थी जो भी। ठीक है, इसका सारा सेवा करती थी। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं, पहले इसको समझिए। कहता है कि क्वेश्चन को समझे आप लोग, कि कहता है कि मंगू को अस्पताल क्यों नहीं भर्ती कराना चाहते थे उसकी माँ। तो उसकी माँ कहती है कि मैं माँ होकर भी इतना मतलब सेवा करती है, तो क्या अस्पताल वाले इतना सेवा करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, वही इसमें बताने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है कि यानी मंगू का सारा काम माँ स्वयं करती है, इसलिए उन्हें लगता था कि अस्पताल में इस प्रकार कौन देखभाल करेगा, माँ के जैसे कोई नहीं करेगा। निस्वार्थ भाव से, यानी कि निस्वार्थ भाव से अगर एक माँ ही अपना शैतान को विश्वास का ख्याल रख सकती है, यानी बिना कोई लालच से एक माँ ही है जो कि अपने बच्चों का ख्याल रख सकती है। इसी कारण वह हर सलाह देने वाले लोग को कहकर टाल देती थी कि अपने संतान की सेवा ना करके अस्पताल में भर्ती कराना, अगल साइड टाइपिंग मिसमैच है, कि जानवरों की गौशाला में भर्ती कराने जैसा ही होगा। ठीक है, इसके मतलब गौशाला से तुलना कर रही है। ठीक है, इन कारणों से मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती है। देखिए सिंपल इसमें यही है कि माँ चाहती है कि यानी कि मंगू का सेवा करती है खुद, और ये चाहती है क्या, अगर हम अस्पताल में इसको भर्ती कराएंगे तो वहाँ इसका देखभाल कौन करेगा, इतना प्यार से कौन रखेगा। ठीक है ना, एक माँ ही है जो कि इसका ख्याल रखती है, हम ही ख्याल रखते हैं, बाकी वहाँ कौन रखेगा, बिना निस्वार्थ के, बिना कोई लालच के, लोभ का। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है। ठीक है, देखिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर कहता है कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जन जीवन बाढ़ और सुख से काफ़ी प्रभावित रहा। कहानी के आधार पर प्रमाणित करना है कि उड़ीसा का जो जन जीवन है वो बाढ़ और सुख से, सुखाड़ यहाँ होना चाहिए, सुख से काफ़ी प्रभावित रहा है। ठीक है, देखिए आंसर इसका देखते हैं। प्रस्तुत कहानी उड़ीसा के जन जीवन का चित्रण किया गया है, यानी इस कहानी में उड़ीसा का जन जीवन का चित्रण किया गया है। यह क्षेत्र कभी सूखा तो कभी बाढ़ की चपेट में प्रभावित रहता है।
कभी सूखा रहता है तो कभी बाढ़ के चपेट में रहता है। ठीक है, देखिए कहता है लगातार वर्षा के कारण लोग बाढ़ के भय से स्थित हो जाते हैं और वर्षा नहीं होने के कारण अंकुर भी जल जाती है, जो बीज डालते हैं खेतों में वो भी जल जाती है। जब ऐसा होता है कि जब बाढ़ आता है तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है और जब सूख जाता है तो पूरे ही सूख जाता है। ठीक है, और फसल भी नहीं हो पाती है। इसलिए तथा लगातार बाढ़ आने के कारण इधर उधर भागने लगते हैं और उनका जीवन यापन पूरी तरह से स्थिर हो जाती है। और यह बाढ़ हर साल आते हैं। समस्या को दर्शाने के लिए इस कहानी का नाम ढहते विश्वास रखा गया है और इसीलिए इस कहानी का नाम ढहते हुए विश्वास रखा गया। ठीक है, समझ गए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपको समझ में नहीं आया वो आप लोग क्या करिएगा, एक बार फिर से वीडियो को रोक के एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बाद में आप इसको एक बार रिवाइज के तौर पर पढ़ लीजिएगा, अपने से आपको याद हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मगम्मा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। मगम्मा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितने प्रश्न आपको कराएंगे ना ये सभी प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे रिलेटेड या फिर यही प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए आंसर कहता है कि मगम्मा को अपने बहू के साथ स्वतंत्र की होड़ के कारण विवाद था। वह चाहती थी कि बहू उनकी अनुसार चले और पति को जन्म देने वाला तथा लालन पालन करने वाला वही है। यानी कि मगम्मा चाहती है कि बहू हमारे हिसाब से चले और मैंने अपने बेटे को जन्म दिया, लालन पालन किया, तो वो भी हमारे हिसाब से ही चले। ठीक है, इसलिए बहू को उसके ऊपर कोई हक नहीं था। इसका मगम्मा मानती है कि बहू को यानी कि हमारे बेटे के ऊपर कोई हक नहीं है क्योंकि हमने इसको लालन पालन किया है, पोसा है। ठीक है, ये हमारे बेटे हैं। लेकिन जबकि बहू का मानना था कि यह मेरा पति है, रक्षक है, मेरा सहारा है, इसलिए पति पर मेरा पूरा हक है। साथ ही मगम्मा पोता पर भी अपना हक जमाना चाहती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा था कि इसलिए जब कभी बहू पुत्र की शैतानी पर मारपीट करती थी, यानी कि मगम्मा का जो पोता है वो कभी शरारत करता था तो उसका बहू जो उसको मारपीट करता था तो मगम्मा उस पर उसका विरोध करती थी। तात्पर्य यह है कि मगम्मा बेटा और पोता पर से अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि बेटा भी हमारे अंडर रहे और पोता भी रहे। ठीक है, देखिए उसका कहना था कि मेरा बेटा है और मेरा पति होना चाहिए। देखिए ये मगम्मा कहना कि ये मेरा बेटा है और उसका जो बहू है उसका कहता है ये मेरा पति है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार होना चाहिए। इसलिए दोनों एक दूसरे पर यानी कि लड़ाई चलते रहते, विवाद होते रहते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि मैं तुम्हारा वंश हूँ, तुम्हारी वृत्त हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठेगे। ठीक है, इसका व्याख्या करना है। देखिए इसका आंसर देखिए, यहाँ से कहता है कि इन पंक्तियों में कवि रेनर मारिया रिल्के प्रभु को संबोधित करता हुआ कहता है कि ईश्वर इस संसार में तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारे यश, तुम्हारे कृत्य और तुम्हारी ख्यात तथा महिमा के आधार पर मेरे जैसा भक्त ही है। अगर तुमने मुझ जैसे भक्त को खो दिया तो तुम्हारा कोई भी महत्व अथवा अर्थ नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, भक्त कह रहा है कि तुम्हारा जो भी है वो हमारे यानी कि वजह से। ठीक है, अगर कोई भगवान, अगर एग्जाम्पल में आप ही मान लिए, अगर आपके गाँव में कहीं पे कोई मंदिर है छोटा सा, अगर वहाँ पे अगर कोई भक्त नहीं ना रहे तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ नेक्स्ट लाइन में कहता है कि कहने का आशा है कि ईश्वर का अस्तित्व भक्तों की आस्था पर ही निर्भर करती है। सही बात है। देखिए नेक्स्ट लाइन कहता है कि हम सब ऐसा मानते हैं कि ईश्वर है और वे कृपा तथा कल्याण के आश्रय स्रोत हैं, इसलिए हम ईश्वर की सत्ता तथा सर्व व्यवस्था की अनुभूति होती है। अगर हम नास्तिक हो जाएं अथवा हम मनुष्य का अस्तित्व ना रहे तो ईश्वर के अस्तित्व की तो कल्पना भी नहीं की सकेगी। ठीक है, इसलिए भक्त के कारण ही भगवान की महात्मा बनी हुई है। ठीक है, अगर हम इतनी मनुष्य ना रहें इस धरती पे तो भगवान का क्या महत्व रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है, यही इसमें बता रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर कहता है कि व्याख्या करें, अभी आपका व्याख्या करने वाला है। कहता है कि बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घूंघर लाल पैरों में। ठीक है, यह 24 में अगले साल भी पूछा गया था प्रश्न। देखिए प्रस्तुत जो पंक्ति है वो दयानंद दास द्वारा लिखित कविता लौटकर आऊँगा फिर से लिया गया है। इसमें कवि ने प्राकृतिक प्रेम के प्रति अपना उत्कृष्ट लालसा प्रकट की है। ठीक है, देखिए फिर कहता है कि कवि के कहने का आशा है कि वह इस नर्वस जीवन के बाद भी बंगाल में जन्म लेकर नदी, मैदान, हरे भरे पेड़ पौधे आदि के अनूप सौंदर्य का वर्णन करना चाहता है। उनकी यह भी इच्छा है कि वह किसी युवती के
जो कि लाल पैरों में बजती घुंघरू के समान मधुर स्वर का साधन करूँ, अर्थात ऐसे काव्य रचना करूँ। ठीक है, यहाँ से आपका और भी प्रश्न बनेगा कि कवि क्या क्या बनने की लालसा रखती है। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे पेड़ पौधा, नदी, ये मतलब ये सब, कौवा, ये वगैरह आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, ये नेक्स्ट कहता है कि उसके मधुर भाव का रसपान पठान अपने आप को भूल जाए। ठीक है, यानी कि ये घुंघरू के बाद बोल रहे कि ये हम किसी के पायल के घुंघरू बन जाएं। ठीक है, जिसका मधुर आवाज़ से अपने आप को भूल जाएं। ठीक है ना, ये सब इसमें कहा गया है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि जैसे घुंघरू की मधुर आवाज़ मन को मोह लेती है, उसी प्रकार पाठक काव्य रस के रस मग्न हो जाएं। इस प्रकार कवि ने हमने प्राकृतिक प्रेम तथा जन्मभूमि के प्रति उत्कृष्ट प्रेम प्रकट कर बंगाल के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। ठीक है, भाषा सहज सरल तथा भाव ब्रिज भाव है, किसी किशोरी का घूंघट लाल पैरों में श्रृंगार रस है। ठीक है, उपमा संग अलंकार है, माधुर्य गुण है। नेक्स्ट कहता है प्रसंग व्याख्या करें। ठीक है, 8वां प्रश्न कहता है कि गमले सा टूटा हुआ उसका ग और घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ, इसको व्याख्या करना है। ठीक है, देखिए प्रस्तुत पंक्ति कवित्री अनामिका द्वारा लिखित कविता अक्षर ज्ञान से ली गई है। इसमें कवित्री ने अक्षर ज्ञान के माध्यम से मानव जीवन के मूल रहस्य को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। जो कि कवित्री है, ठीक है, का कहना है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वैसे ही कठिनाई का अनुभव होता है जिस प्रकार बच्चे को अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा प्रक्रिया में आती है। जिस प्रकार एक बच्चे मतलब शुरू में जब लिखने सीखती है जिसका उसका मतलब कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उसी तरह हम लोग को भी किसी भी चीज़ के जो व्यक्ति को लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए भी उसी तरह कठिनाई करना पड़ता है। मान लीजिए एग्जाम्पल में आप जैसे अभी बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिसको आपको जितना मेहनत करना पड़ता है ठीक उतना ही मेहनत उसको उस समय लिखने में करना पड़ता होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि तात्पर्य यह है कि जीवन का एक ऐसा समस्या जिसका सामुचिक ज्ञान तभी होता है जब व्यक्ति उसके अनुकूल लगातार परिश्रम करता है। यदि वह लिख कर हटकर प्रयास करता है तो उसकी कल्पना गमले के समान टूट जाती है अथवा घड़े के समान लुढ़क रही है। परिणामतः उसे लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो पाती। भाषा सहज सरल तथा भावनात्मक है, घोड़ा सा लुढ़कता हुआ उसका घ है और कल्पना अंकार के, क्योंकि कल्पना या प्रयास को घोड़े के समान बताया गया है। ठीक है, इसको आप लोग अपने भाषा में लिखिएगा, थोड़ा सा ये किताबी भाषा का हो गया, थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको पढ़ लीजिए अच्छा से। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहते हैं, मक्खी के जीवन क्रम के का कवि द्वारा उल्लेखित किए जाने का क्या आशय है। मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेखित किए जाने का क्या आशय है। ठीक है, आंसर कहता है कवि द्वारा मक्खी के जीवन क्रम का उल्लेख करने का मूल्य भाव गरीब और कमज़ोर वर्ग के जीवन का मक्खी के जीवन से जोड़ना है। ठीक है, यानी कि मक्खी का जो जीवन है और गरीब का जो जीवन, ये दोनों का इसका बताया गया है। ठीक है, कवि के अनुसार जिस प्रकार मक्खी का जीवन अति तीक्ष्ण होता है उसी प्रकार गरीब और कमज़ोर वर्ग का जीवन भी निष्कृष्ट होता है। ठीक है, गरीब लोग जन्म लेते हैं और मक्खी जैसे कीड़े मकोड़े की तरह अपनी उम्र को जिए बिना मर जाते हैं। समाज के सुविधाजनक अत्याचार वर्ग उन्हें अपने शोषण और स्वार्थपूर्ण का शिकार बना लेती है। ठीक है, ये गरीबों के बारे में बताया गया है कैसा होता है। ठीक है, शिकार बना लेते हैं, अतः इस जीवन का मूल्य मक्खी के समान होता है और गरीबों का जो जीवन होता है वो मक्खी के समान माना गया है। और यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि लेखक ने यानी कि गरीबों का जो जीवन है वो किसके समान माना गया है, तो मक्खियों के समान। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर प्रश्न कहता है कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। कवि को जो वृक्ष है एक, उसको बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। ठीक है, देखिए कवि ने एक वृक्ष की बहाने प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं पर्यावरण की रक्षा की चर्चा की है। वृक्ष मनुष्यता, पर्यावरण एवं सभ्यता की प्रहरी है। यह प्राचीन काल से मानव के लिए वरदान स्वरूप है, इसका पोषक है, रक्षक है। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसलिए लगता है क्योंकि वह हर क्षण सीना ताने दरवाजे के तैनात रहता है, दरवाजे के सामने तैनात रहता है। जिस प्रकार चौकीदार सुरक्षा के लिए दरवाजे में तैनात खड़ा रहता है, उसी तरह क्या है तो वृक्ष भी उसके दरवाजे के सामने तैनात रहता है, हमेशा खड़ा रहता है। ठीक है, इसीलिए कवि को वृक्ष जो है वो चौकीदार लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि मानव का रचा हुआ सूरज को
भाप बनाकर सोख गया। व्याख्या करें। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर सोख गया, इसका व्याख्या करें। ठीक है, देखिए प्रस्तुत पंक्ति महान मानववादी कवि अगेय द्वारा लिखित कविता हिरोशिमा पाठ से लिया गया है। ठीक है, इनमें कवि ने हिरोशिमा में हुई संहारकारी दुर्घटना के विषय में अपना विचार प्रकट किया है। कवि का कहना है कि मानव निर्मित सूरज अर्थात जो कि परमाणु बम है उनके बारे में कुछ क्षण में ही अपना खेल समाप्त कर लिया, यानी कि जो परमाणु बम है उनके बारे में बताया गया। ठीक है, जिसमें क्या मानव जो है भाप बनकर प्राकृतिक में विलीन हो गए, यानी समा गए सब। देखिए नेक्स्ट कहता है कि हो गया है, लेकिन उस विनाशकारी विभीषणिकाएँ का अवशेष अभी भी शेष है, यानी कि अभी भी उसका प्रूव है। ठीक है, मानव की यह कुर्ता युग युग तक संदेश देती रहेगी। जब मानव का दम आसमान छूने लगता है तब मानव द्वारा बनाकर अपना प्रभुत्व स्थापना के लिए अभिमानी एवं अनैतिक कार्य करने के भी नहीं हिचकता। कवि का विनाशशीलता का भयंकर यह विषय है। कहना है कि हिरोशिमा में झुलसे पत्थर उलझी सड़क हमें याद दिलाती है कि जिस प्रकार मानव निर्मित सूरज ने मानव का जो कि नामो निशान मिटा दिया था, कभी आज के वैश्विक राजनीतिक उत्पन्न संकट की आशंकाओं की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि अमान्य प्रयोग के से सर्च करना चाहिए, जैसा कि सारा विश्व ही हिरोशिमा। देखिए क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा। कभी इसमें यही कहना चाहता है कि जिस तरह हिरोशिमा में हाल हुआ, अगर उसी तरह हम लोग लड़ते रहे एक देश दूसरे देश से, तो एक दिन ऐसा हुआ कि पूरा देश यानी जो पूरा दुनिया है वो क्या हिरोशिमा बनकर रह जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग पढ़े होंगे क्लास में। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा यहाँ से। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये आपका लास्ट प्रश्न है कि कवि की दृष्टि से आज के देवता कौन है और वह कहाँ मिलेंगे। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया। देखिए 11 में, 11 में, 17 में भी 2 बार पूछा गया था, 20 में भी पूछा गया था। देखिए कवि की दृष्टि से आज के देवता सड़कों, खेतों, खलिहानों तथा कारखानों में काम करने वाले मेहनत कश हैं, जिनके प्रयास से देश का आर्थिक विकास होता है। नेता, अधिकारी या पदाधिकारी इन्हीं की मेहनत पर निर्भर करता है। कवि का मानना है कि कोई भी समृद्ध हो सकता है जब उसके पास विशाल जनशक्ति होती है। ठीक है, तात्पर्य कि मजदूर एवं किसान ही देश की रीढ़ है, इसलिए कवि इन्हें देवता कहते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझिए यहाँ से कि कवि की दृष्टि से आज का देवता कौन है। तो आज का देवता वही है जो कि देश के लिए मेहनत कर रहा है, जैसे कि जो खेतों में, खलिहानों में मेहनत कर रहे हैं, खेत अनाज उगा रहे हैं देश के लिए। ठीक है ना, तो देवता वही हैं। ठीक है, और क्या है तो जो भी अधिकारी सब हैं, नेता लोग क्या है तो इसी पर आश्रित है, निर्भर करता है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज थोड़ा मेरा माथा दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, तो ठीक से नहीं समझा पा रहे हैं, लेकिन आप लोग एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। आपको PDF मिल जाएगा हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में, अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा जाके।